अली नियाज और बख्तावर की मोहब्बत की शादी थी। बड़ी मुश्किलात को झेलकर दोनों ने अपने दोनों बेटों को आला तालीम दिलवाई थी। एक बेटा इटली चला गया, दूसरा तुर्की, शादियां भी वहीं कर ली। लेकिन एक बार पाकिस्तान आकर बाप की जायदाद बेच दी कि पैसों की जरूरत है। सब कुछ बेचकर जब माँ बाप को रखने का सवाल आया तो दोनों ने अली नियाज और बख्तावर में जुदाई डाल दी। एक बेटा बाप को इटली ले गया और दूसरा माँ को तुर्की। पोते पोतियां दादी को गालियां देते, लेकिन बेटा बहू कुछ न कहते। एक बार अली नियाज तंग आकर तुर्की पहुंच गया, लेकिन जब बेटे के घर जाकर देखा तो बख्तावर को देख इसकी चीखें निकल गई। मुख्ताबर के आंसू तवातर से बह रहे थे। अली नियाज की याद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। पिछले 4 माह से इसने शोहर को नहीं देखा था। कई सालों से मुख्ताबर की आंख अली नियाज को देखने को तरस गई थी। वो इसे प्यार से बख्तो कहता था। कब से वो दिल पर बंद बांधे हुए थी, लेकिन आज तो जैसे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। इसे याद आने लगा कि 4 माह पहले कैसे इसके बच्चों ने इन दोनों मियाँ बीवी की जायदाद के साथ साथ इनका भी बंटवारा कर दिया था। अली नियाज और बख्तावर दोनों ही एक चारपाई पर बैठे हुए थे। इनके सामने कुर्सियां रखे इनके दोनों बेटे शिराज और अलियास बैठे आपस में बहस कर रहे थे। पिछले आधे घंटे से ये बहस मुसलसल जारी थी। शिराज कहता कि अम्मी अबू को मैं अपने साथ रखूंगा, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। मगर इलियास कहता कि नहीं, मैं छोटा हूँ, मैंने बहुत कम वक्त इनके साथ गुजारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके आगे की जिम्मेदारी मैं उठाऊं। अली नियाज और बख्तावर कभी एक बेटे का चेहरा देखते तो कभी दूसरे का, और फिर एक गहरी सांस खारिज करके इस घर को देखते, इस आशाने को जिसे उन्होंने बड़ी ही मोहब्बतों से सजाया था। पाई पाई जोड़कर बख्तावर ने इस घर की हर चीज बनाई थी, लेकिन बच्चों की मजबूरी को देखकर घर की कुर्बानी देनी पड़ी। कब से बनाए अपने घरौंदे को आज अपने बेटों की खातिर उन्होंने इसे बेच दिया था। इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा था। दोनों बेटे तो दूसरे मुल्कों में रहते थे, वहीं अपना कारोबार था, बीवी बच्चे थे, माँ बाप का तो कोई ठिकाना रहा नहीं था। और अब दोनों बच्चे इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर माँ बाप को कौन अपने साथ रखेगा। आखिर कुछ देर बाद शिराज कहने लगा, अब्बा को मैं अपने साथ इटली ले जाता हूँ, तुम माँ को अपने साथ तुर्की ले जाओ। ये सुनना था कि बख्तावर ने अपना हाथ दिल पर रखा था। अली नियाज भी सर उठाकर अपने बेटों को देखने लगा। अली नियाज फौरन इनकार करते हुए बोला कि नहीं, हम जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। हमने बड़ी ही मुसीबतें देखी हैं, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर मोड़ पर एक साथ रहे हैं, और अब हमारी अगली उम्र आ चुकी है। हम चाहते हैं कि जब तक सांसें चल रही हैं हम एक साथ रहें, अपना बुढ़ापा भी एक साथ गुजारें। मगर बेटे रजामंद न हुए, कहने लगे ये ऐसा तो नहीं हो सकता, आप दोनों को दोनों बेटों को राजी रखना होगा। और फिर दोनों बेटों ने कहा, अभी तो हम परेशान हैं, तभी घर भी बेचा है, इसलिए दो दो की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही कारोबार जम गया हम आप लोगों को एक साथ रख लेंगे, हमें भला क्या एतराज हो सकता है। यूं बेटों की सुनकर बख्तावर और अली नियाज बड़ी ही मुश्किल से राजी हो गए। दोनों का सामान तैयार था। बख्तावर की तो रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। अपने कमरे में वो अली नियाज के साथ लगकर हिचकियों से रो रही थी। आंखें अली नियाज की भी नम थी। बख्तावर कहने लगी, अपना ख्याल रखिएगा, वहां मैं नहीं होंगी आपको दवा देने के लिए, इसलिए दवा वक्त पर खाइएगा। अली नियाज के साथ लगी वो सारी बातें इसे याद करवा रही थी जो वो अक्सर भूल जाया करता था। वो कहने लगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। बेटों की पुकार पर दोनों अपने कमरे से बाहर निकले थे। बेटे माँ बाप को इतना रोता हुआ देखकर बार बार इन पर तंज कर रहे थे। आप लोग तो यूं रो रहे हैं जैसे अभी नई नई शादी हुई हो और आपको जुदा कर दिया हो। मगर वो क्या जाने कि दोनों में किस कदर मोहब्बत थी, कितनी मुश्किलों से इन दोनों ने अपने खानदान वालों को शादी के लिए मनाया था, और इसके बाद आने वाली मुसीबतें और परेशानियां कैसे कैसे मराहिल से गुजर कर आज यहाँ तक पहुंचे थे। एक आखिरी मर्तबा अली नियाज ने बख्तावर को गले से लगाया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। और यूं अली नियाज बेटे के साथ इटली और बख्तावर छोटे बेटे के साथ तुर्की चली गई। बख्तावर पहले तो काफी मगमूम थी, फिर सोचने लगी कि चलो बेटे रोज वीडियो कॉल पर बात करवाते रहेंगे, और फिर कुछ माह बाद वो दूसरे बेटे के पास चली ही जाएगी। इसे अपनी बहू और पोते पोतियों से भी मिलने का इश्तियाक था, क्योंकि पिछले 5 सालों से इसका छोटा बेटा इलियास तुर्की में ही मुकीम था।
एक मर्तबा भी इसने अपनी बीवी और बच्चों को दादा दादी से मिलवाने के लिए पाकिस्तान नहीं लाया था। वो खुशी खुशी तुर्की पहुंची और फिर अपने बेटे के साथ इसके फ्लैट तक गई। जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला, वो तो गोरी चिट्टी मेम थी। बहू को देखकर बख्तावर के चेहरे पर एक पल को मुस्कुराहट आई। इसने इलियास का चेहरा देखा तो इलियास भी मुस्कुराकर कहने लगा कि अम्मा, ये आपकी बहू है उम्मे फातिमा। बख्तावर ने ये सुना तो मुस्कुराकर माशाल्लाह कहती हुई अपनी बहू को गले लगाने लगी, मगर उम्मे फातिमा फौरन पीछे हटी और इंतहाई बेजारी और उजलत से इलियास का चेहरा देखकर कहने लगी, ये कौन है? तुम किसे अपने साथ ले आए हो? ये सुनकर इलियास फौरन इसे घूर कर देखने लगा, कहने लगा, ये मेरी माँ है, आज से ये यही रहेंगी। ये सुनकर तो इसके चेहरे पर बेयकीनी सी आई थी। वो वहीं पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि बख्तावर की तो तजलील हो चुकी थी। वो अपने बेटे का चेहरा देखने लगी, आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। कहने लगी कि बेटा, क्या बहू को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? तो इलियास कहने लगा कि नहीं नहीं, दरअसल इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई है। आप यहाँ पर बैठे, मैं अभी आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। बख्तावर को तो अभी से बेचैनी और अजीबो गरीब से वसवसे आने लगे थे। जब बहू इसके आने पर इसकी इज्जत न कर सकी, भला आगे क्या कदर करती। वो सोफे पर जाकर बैठी तो तब ही इसके पोता और पोती चलते हुए वहां आ गए। दोनों ही खिलौनों से खेल रहे थे। बख्तावर ने बच्चों को देखा तो इसमें से इसे अपने इलियास की झलक नजर आई। वो उठी और दोनों बच्चों को उठाकर चूमने लगी। इन्हें बताने लगी कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। वो कहने लगे, दादी क्या होती है? हमें नहीं चाहिए कोई दादी वादी। दोनों बच्चे दादी के मुंह पर थप्पड़ मारने लगे और इसे दूर करके गालियां देते हुए बोले, दूर हटो बुढ़िया, तुम कौन हो गंदी? हमें हाथ मत लगाओ वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। इस कदर नफरत और हकारत सुनकर तो बख्तावर को गुस्सा आया था। बहू तो चलो बहू थी, मगर इतने से बच्चों की क्या तरबियत की जा रही थी। बख्तावर के माथे पर बल पड़े और इलियास से कहने लगी कि ये क्या तरीका है बेटा? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि बड़े ही तमीजदार और खुश इखलाक बच्चे होंगे। इलियास इस वक्त तो कुछ ना बोला, कमरे में अपनी बीवी को बुलाने चला गया। मगर कुछ ही देर बाद कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उम्मे फातिमा चीख चीख कर कह रही थी कि क्यों लाए हो अपनी इस माँ को इधर? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रही। तुम जानते हो मुझे किसी की मुदाखलत पसंद नहीं है। इसे अपने दूसरे भाई के यहाँ क्यों छोड़कर नहीं आए? मैं अब अपने बच्चों को देखूंगी या बुढ़िया की खिदमत करूंगी। अभी तो बख्तावर को वहां आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और ये फसाद खड़ा हो चुका था। वो वहीं बैठी मुंह के आगे चादर रखे फूट फूट कर रोने लगी। वो वहां अकेली बैठी थी। पानी का एक घूंट तक इसने नहीं पिया था, जबकि इसका ध्यान अली न्याज की तरफ था। वहीं अली न्याज जिससे इसने मोहब्बत की शादी की थी, आज तक इसने इस उम्र तक पहुंचने के बावजूद शहजादियों की तरह रखा था। किसी की क्या मजाल थी जो बख्तावर को अली न्याज की मौजूदगी में माथे पर बल डालकर देख भी लेता। दोनों एक ही गांव में रहते थे। 2 गलियां छोड़कर अली न्याज का घर था। बख्तावर के अब्बा जमींदार थे, खेती बाड़ी खुद ही किया करते थे। अक्सर बख्तावर मकई की रोटी और सरसों का साग बनाकर अपने अब्बा को खाना देने खुद ही जाया करती थी। एन इसी वक्त अली न्याज भी खेतों में मदद करने के लिए अपने अब्बा के पास जा रहा होता। यूं ही दोनों के बीच बातचीत चली और रोज रोज की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। इस बात से दोनों ही वाकिफ थे कि दोनों के माँ बाप में शुरू से ही नहीं बनती। जमीनी तनाजात की वजह से अक्सर दोनों के वालिदैन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कई मर्तबा तो एक दूसरे को कुल्हाड़ी उठाकर अच्छा खासा मार भी चुके थे। ऐसे में इन दोनों के रिश्ते की बात तो जैसे जंग करने के मुतरादिफ हो सकता था। दोनों की मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी थी कि किसी और का तो तस्वुर ही पैदा न होता था। वहीं बख्तावर की उम्र 18 साल हो गई तो इसके अम्मा अब्बा इसके लिए रिश्ता देखने लगे। एक रोज जब बख्तावर अली न्याज से मिली तो फूट फूट कर रोने लगी। इसे इस रिश्ते के बारे में बताया तो अली न्याज का चेहरा भी सुर्ख हो गया। कहने लगा कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। किसी दूसरे का तो तस्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। कहने लगा कि मैं आज ही अपने घर जाकर बात करूंगा। अली नियाज की उम्र भी इस वक्त सिर्फ 20 साल थी। इसने इस रोज जब अपने वालिद से बात की कि वो इनके हरीफ की बेटी को पसंद करता है और इसे अपनी बीवी बनाना चाहता है, तो वो गुस्से से बिफर उठे।
जो सूखी लकड़ियां घर में एक तरफ आग जलाने के लिए पड़ी थी, वो उठाकर अली न्याज को मारने लगे। इतना मारा कि बेचारे के वजूद से खून रिसने लगा। कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने इसका नाम भी लिया, वो मेरे दुश्मन की बेटी है। जबकि अली न्याज की माँ बड़ी ही सादा लो और अच्छी खातून थी। वो अपने बेटे को सीने से लगा के कहने लगी कि इस लड़की के ख्वाब देखना छोड़ दे। मगर अली न्याज तो जिद पर अड़ चुका था। वहीं जब अली न्याज के बाप ने बख्तावर के घर आकर इसके वालिद को बातें सुनाई कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है, इसे झांसे में ला रही है, तो दोनों में अलग हाथापाई शुरू हो चुकी थी। आखिर पूरे गांव में ये बात फैलने लगी। वहीं बख्तावर को इसके बाप ने बहुत मारा था। दोनों ही रो रो कर एक ही जिद पर अड़े थे कि जो भी हो जाए मर जाएंगे, मगर किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। आखिर गांव की पंचायत के बड़े बुजुर्ग इनके यहाँ आए और कहने लगे, क्यों झगड़े फसाद करते हो पूरे गांव में? तुम लोगों के ही चर्चे हो रहे हैं। जब बच्चों की शादी की उम्र है और वो शादी एक दूसरे से करना चाहते हैं तो कर दो, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल लो। पंचायत के कहने पर उन्होंने शादी के लिए रजामंदी तो जाहिर कर दी। मगर जिस रोज बख्तावर और अली नियाज की शादी होने वाली थी, इस रोज अली नियाज के वालिद ने कुछ चोरों को पैसे देकर बख्तावर के हाथ डाका डालने का कहा था। भले ही बख्तावर की इज्जत भी लूट ली जाए, ताकि किसी तरह अली नियाज इससे शादी करने से पीछे हट जाए। शादी से एक रात पहले चोर भी आए। बख्तावर की इज्जत तो बच गई, मगर इसके जहेज का सारा सामान लूट कर ले गए। इसी के साथ ही अफवाह भी फैल गई कि बख्तावर की इज्जत भी इस रात लुट चुकी थी। इसके वालिद एक मरतबा फिर अली नियाज को बातें सुनाते हुए बोले कि मैं तुम्हारी शादी हरगिज ऐसी लड़की से नहीं कर सकता। मगर अली नियाज अपनी बात पर बाजिद रहा। कहने लगा कि मैं हर हाल में बख्तावर से ही शादी करूंगा। इसके साथ अगर ऐसा हादसा हुआ भी है तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं। बहरहाल अली नियाज की बात सुनकर पंचायत ने भी यही कहा कि यही दुरुस्त है, क्योंकि बच्ची का कसूर नहीं है। बाप के सारे हरबे नाकाम हुए थे और बख्तावर अली नियाज का नसीब बन गए। लेकिन बख्तावर के साथ अली नियाज के घर वालों का रवैया बहुत बुरा था। इसने पहली ही रात अली नियाज को बता दिया था कि वो पाक दामन है। इसके किरदार को जानबूझकर शक में डाला जा रहा है। अली नियाज ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि वो बख्तावर को जानता था। लेकिन इसके घर वालों ने बख्तावर को ताने देने शुरू कर दिए कि वो बुरी लड़की है। ये देखकर अली नियाज ने अपने लिए छोटा सा किराए का घर खरीद लिया। अपनी जमीनों पर हल चलाकर इसने खूब मेहनत की। जो वक्त इन्होंने आपस में गुजारना था वो अली नियाज ने मुशक्कतों में गुजार दिया ताकि अपना घर बना सके। इसी तरह पहले बेटे की पैदाइश भी हो गई। बख्तावर भी बेटे की परवरिश में लग गई। 5 साल की मेहनत के बाद अली नियाज ने अपना घर बनाया था। इस दिन बख्तावर बेहद खुश थी। फिर दूसरे बेटे की पैदाइश पर तो जैसे रौनक लग गई, लेकिन बच्चों के आते ही इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। दोनों की ख्वाहिश थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं। गांव में जो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, वहीं उन्होंने बच्चों को दाखिल करवाया। इनको आला तालीम दिलवाई। जब वो लोग अपने पांव पर खड़े हो गए तो दोनों ने बैरूने मुल्क में जाने का सोचा। इस वक्त अली नियाज ने अपनी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेचा और दोनों बेटों की ख्वाहिश की खातिर इन्हें बैरूने मुल्क बेच दिया। वहां जाते ही बच्चों की नौकरी लग गई और शादी भी उन्होंने वहीं कर ली। इस बात पर दुख दोनों को हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई भी फसाद खड़ा नहीं किया, क्योंकि बेटे कहते थे, आपने भी तो मोहब्बत की शादी की है, इसलिए हमें भी पूरा हक है। बख्तावर ने कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। अली नियाज को इस बात का बेहद दुख था, लेकिन बख्तावर ने ही इस टाइम इसे हौसला दिया कि बच्चों की अपनी जिंदगी है, अगर वो खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। शादी के बाद अब बच्चे मिलने आए भी तो अपने माँ बाप की जायदाद के साथ साथ इनका भी बंटवारा करने ही आए थे। माँ बाप की मोहब्बत ऐसी थी कि वो इनकार ना कर सके, लेकिन दोनों बहुओं का रवैया अपने सास ससुर के साथ वैसा ही था, हकारत वाला। बड़ा बेटा जब बाप को अपने घर लेकर गया तो बज़ाहिर बहू ने अच्छा इस्तकबाल किया था, लेकिन जो कमरा अली नियाज को दिया वो निहायत ही छोटा सा था। एक सिंगल बेड इस कमरे में मौजूद था और 2 पट की अलमारी और कमरा खत्म। इस छोटे से कमरे को देखकर अली नियाज को अपना कमरा याद आया था, जो काफी कुशादा था। बड़े बेटे का एक बेटा और एक बेटी थी, जिन्होंने दादा को सलाम तक नहीं किया था। अगले रोज अली नियाज अपने कमरे से बाहर आया तो इसकी बहू पैंट शर्ट पहने यूं तैयार थी जैसे कहीं जा रही हो।
ایک تو इसका लिबास ऐसा था कि अली नियाज ने अपनी नजरें झुका ली। जाहिर है वो इटली के माहौल में पली बड़ी थी, इसलिए पहनना ओढ़ना भी वैसा ही था। कुछ लगता था कि बेटे ने भी अपने तौर तरीके से इसे आशना नहीं किया। अली नियाज को देखकर बेटे ने कहा कि अब्बा हम दोनों नौकरी करते हैं, तभी घर चलता है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। ये कहने के बाद इसने कहा कि अब्बा आप तो घर में फारिग ही हैं, कोई काम तो है नहीं करने के लिए, ऐसा करें घर की सफाई भी कर दीजिएगा। ये कहकर वो अपनी बीवी के हमरा घर से बाहर निकल गया। दोनों बच्चे भी स्कूल जाते थे, वो भी अपने माँ बाप के साथ चले गए। अली नियाज इस वक्त घर में बिल्कुल अकेला था। बड़ी शिद्दत से बख्तावर की याद आई थी कि इसके उठने से पहले इसकी हर चीज तैयार रखती थी। आज तक अली नियाज ने कभी भी उठकर पानी तक खुद नहीं पिया था। बख्तावर लाकर देती थी। चाय बनानी इसे आती ही नहीं थी, लेकिन मालूम था कि बनती कैसे है। लेकिन किचन में चाय बनाते हुए इसका हाथ जल गया था। चाय भी अजीब बदजायका सी बनी थी। नाश्ते में कुछ भी ना था। फ्रिज खोली तो खाली ही नजर आ रही थी। आंखों से आंसू निकले थे कि जिन बच्चों की परवरिश करने में मियाँ बीवी ने शुरुआत में फाके काटे थे, वो बच्चे बड़े होकर भी अपने माँ बाप के लिए दो रोटियां नहीं रख सके थे। खाली चाय इसने आंसू बहाते हुए पी थी। इसके बाद अपने कमरे में चला गया। बहू बेटा शाम को ही बच्चों के साथ घर आए थे और यूं लग रहा था जैसे खाना वाना खा कर आए हैं। इन्हें ये एहसास ना था कि बूढ़ा बाप घर में भूखा बैठा है। घर आते ही इसकी बीवी तो कमरे में चली गई और कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चाय बना दो। बेटा फौरन से किचन में आ गया। इसी वक्त अली न्याज भी कमरे से बाहर निकला। अपने बेटे से कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, खाने को घर में कुछ भी नहीं है। बेटे ने बेजारी से देखा और कहने लगा अब्बा कुछ भी बना लेते, राशन तो पड़ा था। अली न्याज ने कहा कि मुझे कहाँ कुछ आता है, बड़ी मुश्किल से मैंने चाय बनाई थी। तुम्हारी माँ ने कब मुझसे यूं कभी काम करवाया, वो तो मेरी खिदमत करती थी, कहती थी कि ये मेरा फर्ज है। ये बात सुनकर इसके बेटे ने चाय की केतली स्टोव पर रखी। कहने लगा चाय बना दूं आपको, हम तो खाना खा कर आए हैं, हमें लगा कि आपने पका के खा लिया होगा। फिर कहने लगा कि अब्बा ये इडली है इडली, यहाँ पर हर बंदा अपने काम खुद करता है, दो चार बार आप बनाएंगे तो आपको भी पकाना आ जाएगा। एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि लाए अब्बा मैं आपको भी कुछ बाजार से मंगवा देता हूँ। बस चाय का एक कप अपने बाप के लिए किचन की शेल्फ पर रखा और दो कप अपने ट्रे में डालकर अपने कमरे में चला गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा था, बच्चों के रवैये और बहुओं के मिजाज बिगड़ते ही जा रहे थे। अली नियाज अगर अपनी जरूरत के लिए बेटे से पैसे मांगता तो वो भी कोरा सा जवाब दे देता कि मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा, मेरे पास नहीं है आपकी फजूल खर्चियों के लिए कोई पैसा, ऐसा करे यहाँ पर नौकरी कर ले। ये कहकर फिर हंसने लगा। कहने लगा आपको कुछ आता भी कहाँ है अब्बा, अगर हमारी तरह चार जमातें आपने पढ़ी होती तो मैं आपको छोटी मोटी किसी क्लर्क की नौकरी लगवा देता। ये कहकर वो तमस्कुराना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता। अली नियाज ये सोचने लगा था कि आज इसका बेटा जिस मुकाम पर भी है, इसी की मेहनत का नतीजा है। इसी खेती बाड़ी से ही इसने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई थी, लेकिन आज वही बच्चे इसे तालीम ना हासिल करने का ताना दे रहे थे। कुछ पैसे अली नियाज के पास मौजूद थे जो इसके अकाउंट में थे। इसने वही पैसे कैश करवाए और तुर्की का टिकट ले लिया। इसने यही सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चला जाएगा। बड़े वाले ने तो ऐसे रंग दिखाए हैं कि दिल ही टूट कर रह गया। लेकिन जैसे ही वो तुर्की में छोटे बेटे के घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा इसकी बहू ने खोला था। सामने नजर पड़ी तो बेअख्तियार मुंह से चीख निकली थी। बीवी झाड़ू पोंछा कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। इसका हुलिया ऐसा था कि लग रहा था जैसे कि वो घर की माँ ना हो बल्कि मुलाजमा हो। अली नियाज को देखकर बख्तावर के हाथ रुके थे। इसने पोछा वहीं फेंका और इसके साथ लगकर रोने लगी। रो तो वो भी रहा था। 4 माह बाद बीवी को इस हालत में देखा था कि दिल कट कर रह गया था। बेटा बहू ने जब इसे देखा तो माथे पर तीवरी सी चढ़ा ली। बहू कहने लगी लो देखो, एक तुम्हारी माँ का बोझ हमसे उठाया नहीं जा रहा, ये देखो तुम्हारा बाप भी आ गया, अब इस बुढ़े को कौन संभालेगा, मैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। बेटा कहने लगा आपको जरूरत क्या थी अब्बा यहाँ आने की, जब ये तय था कि आप बड़े भाई के साथ ही रहेंगे। अली नियाज ने अपने बेटे के पास आकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। कहने लगा शर्म नहीं आती,
माँ बाप को ये सब कहते हुए, तुम लोगों की खातिर हमने अपनी जिंदगी का हर सुकून बर्बाद कर दिया ताकि तुम लोगों को अच्छा मुस्तकबिल दे सके। आज तक मैंने कभी तुम लोगों पर हाथ नहीं उठाया और ये शायद मेरी गलती थी। ये थप्पड़ अगर मैंने बचपन में मारा होता तो तुम लोगों को ये मालूम हो जाता कि बाप क्या होता है। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे मेरे पैसे दो वरना मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा। मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा और इसी गांव में बाकी की जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। बच्चों ने पैसे तो वापस नहीं किए थे, लेकिन अली नयाज को याद आने लगा कि कुछ जमीनें गांव में खरीद छोड़ी थी जिसका इल्म बच्चों को नहीं था। वो बख्तावर को साथ लिए वापस अपने गांव आ गया। इन जमीनों को बेचकर इसने घर ले लिया जिसका एक पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया। बख्तावर से कहने लगा कि जब तक हम जिंदा हैं हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बच्चों के रवैये को देखकर दिल बहुत दुखी हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों से बातचीत छोड़ दी थी। वह कहने लगा, जिस औलाद की खातिर हमने अपनी हर खुशी को कुर्बान कर दिया, आज वही औलाद इनके साथ ऐसा रवैया कर रही है कि जैसे वो इनके सर पर बोझ हो। ऐसी औलाद से बेहतर था कि वो बे औलाद ही रहते। दोनों ही अपने बच्चों के रवैये पर आंसू बहा रहे थे।